हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर क्लास 10 फॉर एंट्रेंस एग्जाम के लिए। हम बेसिक से लेकर चलेंगे किसी भी चैप्टर्स को, उसके क्वेश्चन आंसर एंड उसके जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे सभी को लेकर चलेंगे। हम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं, इस वजह से मैं CBSE को लेकर आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा और एग्जाम क्लियर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको भी कराऊंगा। उससे पहले हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि ये रियल नंबर का कॉन्सेप्ट होता क्या है। सबसे पहले आप जानते हैं कि रियल नंबर किसे कहते हैं। रियल नंबर को कितने ग्रुप्स में बांटे गए हैं, तो उन ग्रुप्स में सबसे पहला आता है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? जो 1 से स्टार्ट होता है। एग्जांपल के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्सेट्रा। मतलब ये सारे जो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं ये क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर। उसके बाद अब हमारा आ जाता है होल नंबर। होल नंबर जो 0 से स्टार्ट हो, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 एक्सेट्रा, मतलब लास्ट तक जितना भी जाता है इन सबको क्या कहेंगे हम? होल नंबर। फिर तीसरे में आ जाता है इंटीजर्स। इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे बताते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमें पता है कि नंबर लाइन क्या होता है। नंबर लाइन में बीच में हम उनको बीच में से डिवाइड करते हैं, बीच में 0 आता है, उसके राइट हैंड साइड हम क्या लिखते हैं? पॉजिटिव नंबर्स, एंड लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखते हैं हम? नेगेटिव नंबर्स। उन सब नंबरों को एक बॉक्स में रख दें और उन सब नंबरों को जाने तो उन सब नंबर को हम कहेंगे इंटीजर्स। फिर उसके बाद हमारा लास्ट जो आता है वो रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो होता है वो नंबर्स होते हैं जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसमें जो q होता है q इज नॉट इक्वल टू 0। तो एक बार हम बता देते हैं इनको किन किन साइन से डिनोट किया जाता है, इनको किन किन सिग्नेचर से पहचाना जाता है कि नेचुरल नंबर का सिग्नेचर क्या होता है, होल नंबर का सिग्नेचर क्या होता है, रेशनल नंबर का सिग्नेचर क्या होता है, इंटीजर्स का सिग्नेचर क्या होता है, उसके बारे में मैं आपको एक बार बता देता हूँ। नेचुरल नंबर का सिग्नेचर जो होता है वो n से डिनोट किया जाता है, और होल नंबर का जो सिग्नेचर होता है उसे हम w से डिनोट करते हैं, और जो इंटीजर का सिग्नेचर होता है उसे हम z से डिनोट करते हैं। उसके बाद जो रेशनल नंबर का सिग्नेचर होता है उसे हम q से डिनोट करते हैं। सबसे पहली बात, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है जिसमें मैंने बताया कुछ सर्कल बनाए हैं। मैंने सर्कल इसलिए बनाया है कि सबसे पहले ये जानने की कई बार हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ कि क्या अगर नेचुरल नंबर है तो क्या वो होल नंबर होगा, अगर वो होल नंबर है तो क्या वो इंटीजर्स होंगे, अगर वो इंटीजर है तो रेशनल नंबर होंगे। काफी बार और कई बार CBSE के भी क्वेश्चंस में जो एक्सरसाइज हमारी उसमें पूछी गई। तो सबसे पहले हम जान लें, अगर नेचुरल नंबर है, अगर नेचुरल नंबर की बात होती है, नेचुरल नंबर कभी भी होल नंबर नहीं हो सकता। रीजन क्या है? हमें पता है कि जो बेसिकली हम जानते हैं कि होल नंबर जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ से स्टार्ट होता है। लेकिन जो नेचुरल नंबर होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इससे बात ये क्लियर है कि नेचुरल नंबर कभी भी होल नंबर नहीं होगा। क्या होगा? नेचुरल नंबर कभी भी होल नंबर नहीं होगा। क्या नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आ सकते हैं? हाँ, आ सकते हैं। क्यों? 0 से स्टार्ट होता है हमारा होल नंबर, लेकिन उसके बाद तो हमारे नेचुरल नंबर स्टार्ट होने लगते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसलिए हम होल नंबर को नेचुरल नंबर कैसे, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर्स आते हैं। फिर उसके बाद इंटीजर्स की बात होती है। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में तो सभी को पता है कि इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स आते हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो सभी नंबर क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स कहलाएंगे। तो उसमें आपको पता ही है कौन से आपको नेचुरल नंबर रखने, कौन से होल नंबर रखने। लास्ट में आता है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मैंने बताया था, पिछली क्लास में बताया था, लेकिन बच्चों को कुछ समझ में नहीं आया था। काफ़ी उन्होंने बोला भी मुझे कि हमें सर समझ में नहीं आया क्योंकि आप प्रैक्टिकल नहीं करा रहे थे। तो आज हम क्वेश्चन आंसर की क्लासेस करेंगे, जो भी चीज़ें जो भी प्रॉब्लम होगी आपको वो हम समझाएंगे उस बारे में। तो सबसे पहली बात आती है कि रेशनल नंबर के। रेशनल नंबर के मैं डिफाइन कर देता हूँ सिंपल एंड सीधे लैंग्वेज में। मैं ये कहूँगा रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसे हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं। क्या? जिसे हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब q जो होता है वो हमारा 0 नहीं होता है। q की जगह हम 0 नहीं लिख सकते। ये बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी।
अब आते हैं हम यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और काफ़ी बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं, और ये क्या है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा, इट इज बेसिकली द रीस्टेटमेंट ऑफ द यूजुअल डिवीजन सिस्टम। द फॉर्मल स्टेटमेंट फॉर दिस इज, ठीक है, क्या हो रहा है, इट इज बेसिकली द रीस्टेटमेंट ऑफ यूजुअल डिवीजन सिस्टम। हम जो ये यूक्लिड डिवीजन को यूज करते हैं वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहते हैं। लेमा का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। तो आगे जो मैंने ये डेफिनेशन दी, ए एक इंटीजर है, ठीक है, मतलब डिविडेंड है, ठीक है। मैं दूसरे मार्कर से लिख देता हूं। ए क्या है, एक डिविडेंड है, ठीक है। बी क्या है, डिवाइजर है, और आर हमारा रिमाइंडर है, और क्यू जो है कोटेशन है, ठीक है। ये तीन चीज आती है। सबसे पहले मैं इसको ज्यादा डीपली लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि जितना डीपली इसको ले जाया जाता है उतना ही बच्चे कंफ्यूज हो जाता है। एक इसको सिंपल रखने की जरूरत है, तो मैं इसको सिंपल रखूंगा, और इसके जो क्वेश्चंस आते हैं हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन थोड़ा सा जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है उसके बारे में पहले मैं बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहली बात क्या है, A इज इक्वल टू बी क्यू आर। ए क्या है, डिविडेंड है, बी क्या है, डिवीजन है, क्यू क्या है, कोटेशन है, आर क्या है, रिमाइंडर है। एक बात बताइएगा मुझे कि अगर आपके घर में मम्मी पापा भाई बहन भी रहते हैं, आपने किसी नौकर को बुलाया अपने घर काम करने के लिए, ठीक है। अब वो नौकर, उस नौकर की आप बहुत हद से ज़्यादा इज्जत करते हैं, एक फैमिली की तरह मानते हैं, ठीक है। लेकिन वो आपके कभी अपने घर वाले से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं हो सकता ना, कभी भी वो आपके घर वाले से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता। तो मैं इस बात को इस चीज़ में समझाने की कोशिश करूँगा कि जो हमारा रिमाइंडर होता है उसको भी इसी तरीके से समझिए, कि जो रिमाइंडर जीरो हो सकता है, जीरो के इक्वल हो सकता है, लेकिन बी से हमेशा नीचे रहेगा, बी के ना बराबर आ सकता है ना नीचे आएगा। यही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ। जो बी है, डिवीजन है, रिमाइंडर जो होगा उससे हमेशा क्या रहेगा, या तो कम ही रहेगा, ना उसके बराबर आ सकता है और ना उससे ज़्यादा हो सकता है। क्यों, जो मैंने नौकर की बात की थी कि अपनों से ज़्यादा प्राय नहीं हो सकते, इसी में मैंने समझाने के लिए लिया है एग्जाम्पल। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि A इज इक्वल टू बी, बी क्यू प्लस आर, ये हम HCF निकालने के लिए यूज करते हैं। सबसे पहले मैं इस फॉर्मूले को समझाने के लिए एक क्वेश्चन लूंगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन है 135 एंड 225। सही से लिख देता हूं मैं, 135 एंड 225, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ। इसका क्या करना है, हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, इसका हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। अब मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। ये अगर किसी को नोट करना हो तो वो पॉज करके नोट कर सकता है। तो हमने जो क्वेश्चन लिया था वो क्या था, 135 एंड 225, इनके बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। हम बहुत से तरीके पहले भी हम जानते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते, लेकिन हमें क्वेश्चन में हमेशा, अगर आप 10th का बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं और उसमें ये चीज़ें आ रही हैं, तो इसका मतलब ये कि अगर आपसे बोला गया कि HCF निकालिए इसका,
तो प्रॉपर आपको ये बताएगा कि किस मेथड से निकालना है। उसमें आपको लिखा आएगा कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा से आपको एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कई बच्चे बोलते हैं कि हम सर इसका किसी और मेथड से भी निकाल सकते हैं, किसी सिंपल मेथड से भी यूज कर सकते हैं। याद रखिएगा ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, अगर आप किसी और मेथड से निकालेंगे तो आपको 1 मार्क्स भी नहीं मिलेगा किसी भी चीज के लिए। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल को लेकर। तो 135 एंड 225, सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें 135 ठीक है एंड 225 इनका हमें जो एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेप 1 में हमें ये करना है कि इन दोनों में छोटा कौन है, इन दोनों में छोटा कौन है। इन दोनों में जो छोटा है वो 135 है, क्या है 135 है, और जो बड़ा है वो 225 है। हम क्या करते हैं, बड़े नंबर को हमेशा क्या करते हैं, एक ही जगह रख देते हैं। ठीक है, जो ए है कोई पॉजिटिव इंटीजर है, हमने उसको वहां पर रख दिया। तो मतलब एक ही जगह मैंने क्या किया, यहाँ पे 225 रख दिया। ठीक है, उसके बाद यहां पे हमें इस फॉर्मूले के सबसे पहले देखेंगे कि इस फॉर्मूले में क्या लिखा है। a इज इक्वल टू, ए क्या है, अब डिविडेंड है, और बी क्यू प्लस आर, बी क्या इसमें डिवाइजर है, और उसके बाद जो क्यू है वो क्या कोटेशन है, फिर उसके बाद जो हमारा लास्ट में आर जो है वो क्या है रिमाइंडर है। तो हम इसी तरीके से लेके चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अब हमारा जो 135 होगा वो क्या होगा, डिवाइजर हो जाएगा। ठीक है 135, उसके बाद जो क्यू होगा वो हम इसका अभी निकालेंगे कि क्यू कैसे निकलता है, और रिमाइंडर भी आपके पास अभी आएगा। कैसे आएगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जो 135 एंड 225 डिविडेंड और डिवीजर जो लिए हमने, 135 को क्या करते हैं हम 225 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जब हम 135 एंड 225 को डिवाइड करेंगे तो हमारा, हम एग्जांपल के लिए जब हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं, 2 5 जा 10 कोटेशन मान लेते हैं। ठीक है, यही हमारा है। उसके इसी को हमें यहाँ पे लिखना है कि कितने टाइम्स में जो नंबर है आया, क्या आया, डिविडेंड आया। डिवाइजर को कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करें, कितने टाइम्स किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें डिविडेंड मिल जाए, यही चीज हमें समझनी है। ठीक है, अब इस चीज को मैं मिटा देता हूँ। जब हम 135 को 225 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे क्या आता है, हम एक ही बार में करेंगे इसको। कितनी बार में, 135 को डिवाइड करिए 225 से। ठीक है, 1 पे ही आएगा 135। अब अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ज़्यादा चला जाएगा, इसलिए हम 135 ही लेंगे। तो 135 लिए जब हमने तो क्या हुआ 5 0। ठीक है, 12 में से 3 गया 9। ठीक है, और ये पूरा कट हो गया। यही चीज़ है, क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या करना है, जो ये है वो क्या बन जाएगा, कोटेशन बन जाएगा हमारा, और ये यहाँ पर आ जाएगा क्यू की जगह। ठीक है, और जो हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर बचेगा कुछ, बिल्कुल बचेगा। कितना बचा रिमाइंडर हमारा 90, ये हमारा क्या है रिमाइंडर है, ये हमारा रिमाइंडर है। तो अब रिमाइंडर को कहाँ लिखना है, मैंने फॉर्मूले में भी आपको बता दिया और एक अलग तरीके से बताया रिमाइंडर के बारे में। तो हमें रिमाइंडर कहाँ लिखना है, आर की जगह। आर का मतलब हुआ रिमाइंडर। क्या हुआ आर का मतलब, रिमाइंडर। अब आगे हम करते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं और नहीं हुआ है तो जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे उस टाइम मैं इस चीज को क्लियर करवा दूंगा, और जो भी क्वेश्चन होंगे आपके आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले जब हमने इसको डिवाइड किया तो 1 पे डिवाइड हुआ 135 इंटू 1 हमने किया। अब क्या करेंगे, अब जो डिवीजन था, वो क्या बन गया, डिविडेंड बन गया। तो 135 अब यहां पर आ गया, और यहां पर क्या बचेगा, रिमाइंडर को हम इसकी जगह पर ले आएंगे। किसकी जगह पे, जहां पे डिवीजन था रिमाइंडर अब उसकी जगह पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 90, और यहाँ पे ब्रैकेट डालेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे रिमाइंडर जो आएगा हम उसको करेंगे। ठीक है, मैं ऊपर वाले को मिटा देता हूँ। ठीक है, और इसके बारे में जानते हैं हम आगे।
अब देखिए जो 90 है, 90 को कितनी बार मैं मल्टीप्लाई करूं, 90 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि 135 बन जाए हमारा। 90 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि हमारा जो हमें जो चाहिए वो मिल जाए, मतलब डिविडेंड के इक्वल आ जाए या डिविडेंड के आसपास आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 90 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 90 अंडर क्या आएगा 135, ठीक है। 90 को 135, अब करिए माइनस 5, ठीक है। 13 में से 9 गया, 13 में से 9 गया 45, हमें क्या मिला 45 मिला। तो इसका मतलब ये है कि रिमाइंडर ये आ गया हमारा और ये हमारा क्यू आ गया। क्लियर है। अब हम इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे किसको, क्यू को, और रिमाइंडर को कहाँ लिख देंगे हम, आर की जगह। इतनी चीज सॉल्व हो गई। अब इससे आगे करते हैं हम, अब इससे आगे करते हैं हम 45, इतना हमारा सॉल्व हो गया। अभी हम आसपास पहुंच गए हैं इसके एचसीएफ के, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के। अब इससे आगे चलेंगे, जो 45 है इसी तरीके से 90 अब क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा, ठीक है। और 45 जो रिमाइंडर था अब वो क्या बन जाएगा, डिवीजर बन जाएगा, ठीक है। तो 45 को अब यहाँ पे हम लिखेंगे। अब 45 को 90 को 45 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 45 को 90 को 45 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, मतलब 2 मल्टीपल आएगा। और रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा, रिमाइंडर जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। जब 0 हो गया, जब 0 हो गया तो इसका मतलब हमारा HCF क्या आया, हमारा जो HCF आया वो 45 आया। ये तरीका है HCF निकालने का। हम बहुत सारे सिंपल मेथड से भी निकाल सकते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन जो क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में या मिड एग्जाम में, तो इसमें यही आता है कि एक प्रॉपर चीज दे देता है कि भाई इस मेथड से करना है, और यूक्लिड वाला जो मेथड होगा वो कम से कम 3 मार्क्स का आता है, और हमेशा लगभग ये चीज आती है यूक्लिड डिवीजन में से कोई एक क्वेश्चन आपके पास जरूर है, ठीक है। तो ये जो था हमारा वो क्या बन गया, HCF बन गया। हमने क्या निकाल लिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये एक क्वेश्चन हमने इसका किया है। अभी एक क्वेश्चन और करेंगे इसी तरीके से, ठीक है, लेकिन उसको थोड़ा सा जल्दी करेंगे। हाँ, लेकिन इस हम सारे क्वेश्चन क्या करेंगे, इन चीजों को लेके ही करेंगे, सिर्फ इन चीजों पे। सारे क्वेश्चन इन चीजों के बेस पर है, इस फॉर्मूले के बेस पे। अगर आप इस फॉर्मूले से बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब आप अपने क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं इस मेथड के हिसाब से। इसलिए हमें क्या करना है, सिर्फ इसी मेथड का यूज करना है, ठीक है। आगे कर चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। 196 and 38,220। ये थोड़ा लंबा पड़ेगा लेकिन हम फिर भी इसको करते हैं। 38,220 ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमें इसका क्या करना है, HCF निकालना है। किस मेथड से, यूक्लिड डिवीजन मेथड से हमें इसका क्या करना है। हम रुके थे थोड़ी देर के लिए, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। जैसे कि अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, एक क्वेश्चन अभी और कर लेते हैं हम, जो कि बहुत इसी तरीके से होगा और वो बहुत इजी क्वेश्चन है। दूसरी बात मैंने आपको पहले ही बताया है कि सिर्फ आपको इसका ध्यान रखना है। अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई मुश्किल नहीं होगी। आपको बार बार यही बोल रहा हूँ कि अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए, मतलब इस फॉर्मूले को पूरा समझ गए, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 867 and 255। क्वेश्चन क्या हमारा 867 and कितना है 255 255 सॉरी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसे सॉल्व चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या चीज़ बताई, इसमें देखना कि बड़ा क्या है। बड़ा क्या है हमारा
867 इसमें बड़ा है तो सबसे पहले हम इसको डिविडेंड मान लेंगे और छोटा है तो इसको डिवीजन मान लेंगे। सबसे पहले ये प्रोसेस हम करते हैं, ठीक है। 867, ठीक है, इज इक्वल टू b की जगह 255, ठीक है। फिर उसके बाद अब हमें क्या निकालना है, कोटेशन निकालना है प्लस रिमाइंडर निकालना है, ये दोनों चीज निकालनी है हमें, ठीक है। अब आगे जब हम बात करेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 255 को 867 को 255 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो पोटेंशियल आएगा, जो Q आएगा, वो आएगा कितना, 3। एक बार आप अपने कैलकुलेटर मोबाइल में किसी भी चीज़ का यूज करके देख सकते हैं कि इसमें क्या आएगा, 3 आएगा। और पहले आपने कैलकुलेटर से इस चीज़ का पता लगा लिया तो अब आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे क्या आएगा। और जो इसका रिमाइंडर बचेगा, इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, 102। क्या बचेगा, 102। मतलब पोजीशन क्या है हमारी, Q की जगह क्या है, 3, और जो रिमाइंडर है वो क्या है, 102। अब आगे चलते हैं, आगे मैंने क्या बोला था आपको कि अब क्या होगा, अब जो है 255 इसकी जगह आ जाएगा, डिविडेंड की जगह आ जाएगा। और जो 102 है वो किसकी जगह आ जाएगा, डिवीजन की जगह आ जाएगा। फिर उसके बाद हम ब्रैकेट लगाते हैं और रिमाइंडर की जगह को खाली छोड़ देते हैं और अब फिर पता लगाते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। Q क्या आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा, इन दोनों के बारे में पता लगाते हैं। तो हम कैसे पता लगाएंगे, फिर वही प्रोसेस, 255 को किससे डिवाइड करेंगे, 102 से। और जब हम 102 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स में आएगा, 2 टाइम्स में आएगा, ठीक है, 2 टाइम्स में आएगा। और इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, इसका रिमाइंडर जो बचेगा वो 51 बचेगा, ठीक है। उसके बाद अब हम आगे करते हैं, आगे फिर से वही प्रोसेस कर रहे हैं, क्या प्रोसेस यही है, सेम टू सेम रहेगा। 102 को अब क्या करेंगे, हम डिविडेंड की जगह ले आएंगे, मतलब हम प्रमोशन पे प्रमोशन करे जा रहे हैं, ठीक है। अब जो आएगा 102, अब इसको जो डिवाइड करेगा 102 को, अब क्या करेगा, रिमाइंडर करेगा, जो सेम प्रोसेस जो चला आ रहा है, 51, ठीक है। अब ब्रैकेट ऐसे छोड़ देते और रिमाइंडर भी ऐसे ही छोड़ देते, क्योंकि 1 को कितनी बार हम मल्टीप्लाई करें कि कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 102 बन जाए, कितनी बार, सिंपल और इजी है। 2 टाइम्स कर लो भाई, 2 टाइम्स करोगे तुम्हारा क्या आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। अब जब 0 आ गया तुम्हें पता है कि एचसीएफ तुम्हारा क्या है, एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 51 जो है तुम्हारा एचसीएफ। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, किस वे से, एक तो बोर्ड एग्जाम के लेवल से भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और ऊपर से एंट्रेंस एग्जाम में और थोड़ा घुमाऊ जो क्वेश्चंस आते हैं बच्चों को जिनमें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें उठानी पड़ती है उन क्वेश्चंस में, उन क्वेश्चंस को लेंगे, थोड़ा सा अपना लेवल को बढ़ाइए और दूसरी डिवीजन का कम से कम 2 वीडियोज़ कराएंगे, हम इसमें 2 से 3 भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी ये सब नोट कर लें और कुछ जो प्रॉब्लम्स है जब मैं क्वेश्चन आंसर की क्लास लूँगा तो आप उस प्रॉब्लम्स को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं।